श्री योगी आदित्यनाथ। सभापति महोदय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम जो 2010 में लागू हुआ था, इसमें संशोधन से संबंधित आज के इस प्रस्ताव पर आपने मुझे आमंत्रित किया। मैं आपका आभारी हूं। महोदय, शिक्षा के महत्व को भारतीय समाज ने बखूबी समझा है और उसके महत्व को जाना है, क्योंकि शिक्षा केवल अक्षर ज्ञान का ही नहीं बल्कि सभ्य समाज और एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण में भी बड़ी महती भूमिका का निर्वाह करता है। मुझे केवल दो मुद्दों पर सदन का ध्यान और माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना है। एक कि जब राइट टू एजुकेशन, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा पूरे देश के अंदर लागू हुआ है, यद्यपि 2 वर्ष पूर्व लागू हो चुका है और अभी माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं जो स्वागत योग्य हैं। शिक्षा का मतलब क्या? जो शिक्षा समाज में समानता पैदा न कर सके, राष्ट्रीय एकात्मता को मजबूती प्रदान न कर सके, उस शिक्षा का हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं। अच्छा होता कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ एक समान शिक्षा पूरे देश के अंदर लागू करने के लिए कोई प्रावधान माननीय मंत्री जी के द्वारा होता। और इसलिए मैं माननीय मंत्री से इस बात का अनुरोध करूंगा कि इस देश में ये तो नहीं चलेगा कि गरीब और किसान और मजदूर का बेटा उन सरकारी विद्यालयों में पढ़े जिन सरकारी विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं। ठीक कह रहे थे हमारे एक सहयोगी कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाएं प्राथमिक विद्यालयों में चलती हैं और 2 से 3 क्लासरूम हैं, उसमें से एक प्रिंसिपल का रूम भी होगा ही होगा। तो स्वाभाविक रूप से 2 कमरों में 5 कक्षाओं का संचालन कैसे होगा? एक दूसरा, इस अधिनियम के तहत भी आप ये कर रहे हैं कि 60 तक के जो बच्चे होंगे, 1 से 5 तक जो 60 बच्चे होंगे, उनमें 2 शिक्षक देंगे। 2 शिक्षक 5 क्लासों को कैसे लेंगे? और 60 से अधिक के लिए 3 शिक्षक करेंगे। तो स्वयं इस देश के गरीबों का आर्थिक उन्नयन हो, वो स्वावलंबन की जिंदगी गुजर बसर कर सके, इस पर सरकार ईमानदार नहीं है। इसलिए इस देश के गरीब, इस देश का जवान हो चाहे किसान हो, इस देश में राजा हो या रंक हो, सबके लिए एक समान शिक्षा करिए। अगर सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के साथ साथ एक समान शिक्षा, एक समान पाठ्यक्रम के रूप में पूरे देश के अंदर ईमानदारी के साथ लागू किया जाना चाहिए। और इसलिए शिक्षा और स्वास्थ्य को मौलिक अधिकार इस देश के प्रत्येक नागरिक के लिए बनाया जाना चाहिए। और सरकार का दायित्व है कि अपनी जीडीपी का कम से कम 10% शिक्षा पर खर्च करे और इतना ही स्वास्थ्य पर खर्च करे जिससे इस देश में स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके और सशक्त भारत का निर्माण हो सके। दूसरा, सरकार की शिक्षा को ही आप देखें कि केंद्रीय विद्यालय भी इनके द्वारा स्थापित हुए हैं। लगभग हर जिले में एक एक केंद्रीय विद्यालय है। जवाहर नवोदय विद्यालय अलग से हैं, कस्तूरबा बालिका विद्यालय भी बनाए गए। और अभी 3-4 वर्ष पूर्व इस सरकार ने इस देश के अंदर 6000 मॉडल स्कूल बनाने की बात की थी, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? 4 वर्ष में मात्र 400 कुछ विद्यालय ही अब तक बन पाए हैं। तो आखिर शिक्षा के उस लक्ष्य को और मॉडल शिक्षा के उस लक्ष्य को प्रदान करने की ये सरकार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कितने ईमानदारी से कर पा रही है, स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। मैं इस सरकार के द्वारा जो अब तक जो बातें कही गई हैं कि हम 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, वह स्थिति तब है, यानी 13 लाख जो स्कूल हैं, उन 13 लाख स्कूलों में से 10 लाख से ऊपर
सरकारी विद्यालय हैं और लगभग 2.5 लाख निजी क्षेत्र के विद्यालय हैं। उनकी स्थिति यह है कि आज भी जो सरकारी क्षेत्र के विद्यालय हैं उसमें से आधे स्कूलों में खेल का मैदान नहीं है, 40% स्कूलों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, 25% स्कूलों में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है और 20% स्कूलों में न्यूनतम जो योग्यता होनी चाहिए शिक्षकों की उसको भी वो लोग उस अर्हता को पूरा नहीं करते। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा, मैंने पिछली बार भी किया था कि बीएड और बीटीसी की मान्यता देने के लिए इनका जो एनसीटीई है जिसका केंद्र जयपुर में है, वहां पर संस्थाओं की मान्यता के लिए 10 लाख रुपए बीटीसी और बीएड की मान्यता के लिए मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान पिछली बार भी आकर्षित किया था। चेयरमैन के यहां सीबीआई का रेड पड़ा था, रंगे हाथ पकड़ा गया था। आखिर यह सरकार जब टीचर ट्रेनिंग के लिए स्थापित संस्थाओं के भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रही है तो उस भ्रष्टाचार से पनपे हुए शिक्षक कैसे योग्य छात्र और राष्ट्र के लिए समर्पित छात्र दे सकेंगे, राष्ट्र नागरिक दे पाएंगे, स्वयं प्रश्न चिन्ह है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा इस पर एक विचार करें। दूसरा, 25% निजी क्षेत्र के विद्यालयों में जो बच्चों को, गरीब बच्चों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति और अन्य गरीब बच्चों के लिए जो रिजर्वेशन की व्यवस्था की है वह स्वागत योग्य है, लेकिन मेरी आपत्ति है कि उससे अल्पसंख्यक विद्यालयों को उससे वंचित क्यों किया गया है। आखिर मेरा इस पर केवल एक अनुरोध है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के भेद को देश समाप्त करे। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक के आधार पर इस देश को बांटने की प्रवृत्ति कब तक चलती रहेगी। हम संविधान, अगर राष्ट्र के हित में संविधान में संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो संविधान में संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन मेरा यह कहना है कृपा कर आसन ग्रहण कीजिए। अल्पसंख्यक संस्थाओं में आप अल्पसंख्यक वर्ग के ही बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए ही अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं कर देते हैं? अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए भी वहां पर क्यों नहीं शिक्षा की व्यवस्था हो सकती है? अगर इस सरकार के संसाधन का उपयोग करना चाहते हैं, सरकार से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं, उनके लिए व्यवस्था दी ही जानी चाहिए। और इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद समाप्त किया जाना चाहिए। यूएनओ चार्टर का पालन करके 10% की आबादी के जो भी इस देश में निवासी हैं उनको अल्पसंख्यक के उससे मुक्त करके उनके बहुसंख्यक के साथ उनको जोड़ करके राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान लें। धन्यवाद। श्री असदुद्दीन